है, चलें स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, कल मिशन वात्सल्य समझ में आ गया ना? घर में जाके पढ़े ना आप लोग? हाँ पीडीएफ, अरे पीडीएफ के लिए बोल दिया करो, आज बोले हो ना? तो आज फिर क्या है ना, उसके पास बहुत काम रहता है तो भूल जाता होगा, लेकिन वो बोलने से दे देगा। ठीक कुछ एमसीक्यू है 10-12 ठो, ठीक है, जो पुराने अपन पढ़े उसको रिकॉल करते हैं, ठीक है, और जल्दी से फिर पढ़ना चालू करते हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत संचालित, पोषण अभियान याद आ रहा है ना आप लोग को, है ना? पोषण अभियान के अंतर्गत संचालित टेक होम राशन, मतलब रेडी टू ईट जो रहता है, 6 माह से लेकर 3 वर्ष की आयु तक के बच्चों को कितने ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रतिदिन प्रदान किया जाता है? 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? 6 माह तक के सामान्य बच्चों को, किसको? सामान्य बच्चों को कितना ग्राम फूड दिया जाता है? 125 ग्राम। तो इसमें अपन 2 कैटेगरी देखे थे, है ना? एक तो पहली कैटेगरी क्या थी? 125 ग्राम, उसके बाद 150 ग्राम, उसके बाद 200 ग्राम, ठीक है। अब इसमें सामान्य आएगा, इसमें कौन आएगा? सामान्य बच्चे आएंगे, ठीक है। 6 माह से लेकर कब तक? 3 वर्ष तक, ठीक है। और इसमें कौन से बच्चे आएंगे? 200 ग्राम में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे, ठीक है, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे। और इसमें कौन आएगा? गर्भवती और शिशुवती माताएं, ठीक है। उसके बाद एक और है जिसमें क्या बोला गया है? 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे, इनको क्या क्या दोगे? नाश्ता दोगे। अब इसमें बच्चे, अब देखो, जैसे ये जो सामान्य बच्चे हैं और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं 3 वर्ष तक के, इसमें क्या बोला है कि सामान्य और गंभीर रूप से कुपोषित और गर्भवती और शिशुवती माताएं, ठीक है। और ये जो कैटेगरी है वो बच्चों की बस कैटेगरी, इसमें गंभीर मतलब इसमें गर्भवती और शिशुवती माताओं को शामिल नहीं किया गया, ठीक है, पहला चीज़। तो ये जो 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको क्या दोगे आप? पहले तो दाल चावल, रोटी सब्जी और गुड़ देंगे, ठीक है। और अगर ये तो सामान्य बच्चों के लिए हो गया, अच्छा, उनको नाश्ता भी देंगे, पोहा और हलवा, ठीक है। नहीं, नाश्ता सबको देंगे, ठीक है। आप आंगन, ये इसको ऐसे मत समझो ना, आंगनबाड़ी जाते हैं बच्चे तो सुबेरे जाते हैं तो पहले नाश्ता मिलता है उन लोग को, और उसके बाद क्या मिलता है? खाना मिलता है, ठीक है, लंच मिलता है। उसके बाद क्या होता है? अगर वो बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है तो उसको रेडी टू ईट का एक पैक मिलेगा, कितने ग्राम का? 65 ग्राम का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ना, मतलब इसका आंसर क्या होगा? 125 ग्राम, है ना। मिशन शक्ति योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1 मार्च 2022 को, 1 अप्रैल 2022 को, 1 जुलाई 2022 को, 1 सितंबर 2022 को। कि 1 अप्रैल 2022 है, 1 अप्रैल 2022 है ना, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2022, ठीक है। चलो घर जाके चेक कर लेना, ये तो पीडीएफ रहेगा ही आप लोग के पास। 1 अप्रैल 2022 है, ठीक है, 1 अप्रैल 2022, ठीक है। मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित सखी निवास को सती निवास लिख दिया, अंदर करवाएगा। अंशदान केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात कितना है? 60 और 40, ठीक है, 60 और 40, ठीक है। अब ये देखो, मिशन वात्सल्य के अंदर संचालित बाल गृह की संख्या राज्य में कितनी है? कितने बाल गृह है? 6 बाल गृह हैं टोटल, ठीक है, 6 बाल गृह संचालित हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ है? रायपुर में 2 बाल गृह संचालित है, रायपुर बिलासपुर तो कंपलसरी है, ठीक है ना। एक नीचे बस्तर में है, ठीक है, और कबीरधाम में और दुर्ग में 6 बाल गृह हैं। टोटल 5 लोकेशन है जिसमें 6 बाल गृह संचालित है। रायपुर में 2 बाल गृह है, ठीक है। रायपुर में कितने बाल गृह हैं? 2 बाल गृह। तो अगर इसको आप देखोगे तो इसका आंसर है 6। और पहला बाल गृह कहाँ है? रायपुर में। दूसरा बाल गृह कहाँ है? बिलासपुर में। उसके बाद एक इधर से चालू करो तो कबीरधाम हो गया, एक क्या हो गया? कबीरधाम हो गया। उसके बाद क्या हो गया? दुर्ग हो गया। और एक नीचे है बस्तर में,
एक नीचे कहाँ है, बस्तर में। रायपुर में कितने हैं, 2 है, तो 2 3 4 5 और 6। ठीक है, समझ में आ गया ना लोकेशन। ठीक, मिशन वात्सल्य के अंतर्गत संचालित पीएम केयर्स योजना के संबंध में सही नहीं है। देखो, पीएम केयर्स योजना को उतने अच्छे से मैं बता नहीं पाया था कल की क्लास में, इसलिए ये क्वेश्चन को ऐड किया हूं। ठीक है, तो इसमें देखना क्या चीज इसमें नहीं है। ठीक है, पीएम केयर्स क्या है, पहली बात तो ये है, पीएम केयर्स क्या है? पीएम केयर्स कोविड के टाइम में लोग को पैसा डोनेट करना था देश के लिए, है ना, तो उसके लिए क्या बनाया गया, पीएम केयर फंड बनाया गया। क्या बनाया गया, पीएम केयर फंड। बाद में हम देखें कि विपक्ष के जो नेता थे, मतलब जैसे टाटा ग्रुप है, तो टाटा ग्रुप 1500 करोड़ रुपए किसको दिया, पीएम केयर्स फंड को। तो ऐसा करके जब कोविड का टाइम थोड़ा थोड़ा बीता, तो विपक्ष के नेता ये पूछना चालू किए कि भैया पीएम केयर फंड में जहां पूरा देश कंट्रीब्यूट किया है, उसके फंड के पैसे का क्या हुआ। और एक क्या दायर किया गया, आरटीआई दायर किया गया। ठीक है, आरटीआई दायर किया। बाद उसका एवज में उत्तर यह आया आरटीआई ऑफिस से कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई के रेगुलेशन के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, आरटीआई एक्ट पढ़े हो ना 2005, तो पीएम केयर्स फंड आरटीआई के रेगुलेशन के अंतर्गत नहीं आता। तो बवाल हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा मोदी जी के नाम पे किसी फंड में गया और वो पब्लिक का पैसा है, किसी, है ना, पब्लिक का पैसा है। प्रधानमंत्री ये बोले थे कि समाज कल्याण में उस पैसे को क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा, और उस पैसे का हिसाब भी नहीं देंगे तो ऐसा तो नहीं चलता, डेमोक्रेसी है ना अपन लोग, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, जब कोविड का समय बीता और बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, तो जो पीएम केयर्स फंड है उसको बच्चों और महिलाओं के लिए जो जो योजनाएं संचालित हो रही है ना, जैसे निर्भया फंड जो है ना, निर्भया कोष का गठन करते हैं ना, पर मैं बताया था कि लगभग 6200 करोड़ रुपए है अभी उस फंड में। ठीक है, जिसका 4200 करोड़ रुपए बस यूज़ कर पाए हैं अभी। ठीक है, वो लैप्स नहीं होता वो फंड। ठीक है, तो वैसी क्या है, ये कोविड केयर फंड है। उसके बाद जब कोविड का सिचुएशन बीती ना, तो हम ये बोले कि ये जो फंड है, जो पीएम केयर्स फंड है, उसको, उसके जो पैसे हैं, उसके जो फंड है, उन फंडों को ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए यूज़ किया जाए जिनको इन पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या किए कि जो अनाथ बच्चे हैं ना, बच्चों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना चालू किए। ठीक है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बच्चों और महिलाओं के लिए, सिर्फ अनाथ बच्चों के लिए ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए इस फंड का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसमें ये है, दूसरा, पहले इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है, मिशन वात्सल्य के अंतर्गत संचालित पीएम केयर योजना के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, क्या गलत है ये बताना है, मतलब एक चीज इसमें गलत है, बाकी चीज सही होगा। पहले पूरा पढ़ते हैं। कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, दूसरा, 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 10 लाख रुपए एक मुश्त रकम उपलब्ध कराने का प्रावधान है। दूसरा, तीसरा, यह राशि 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही क्या होगी, प्राप्त होगी। चौथा, यह योजना स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है कि पहला तो इसमें ये तो शामिल है ही, है ना, अनाथ बच्चे तो पीएम केयर्स में शामिल है ही मिशन वात्सल्य के अंतर्गत। उसके बाद दूसरा प्रावधान है कि जब बच्चे 18 वर्ष की उम्र में हो जाएंगे, 18 वर्ष की एज के हो जाएंगे, तो पीएम केयर फंड से क्या किया जाएगा, 10 लाख रुपए उनके नाम पे जमा करा दिया जाएगा किसी बैंक अकाउंट में। ठीक है, लेकिन वो पैसा उनको मिलेगा कब, जब वो 23 साल की उम्र के हो जाएंगे। कितने साल के हो जाएंगे, 23 साल के। अभी इसमें क्या बोल रहे हैं, 21 साल, इसका मतलब ये गलत है ना। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, सही नहीं है, तो मतलब ये वाला सही नहीं होगा, है ना। इसमें ध्यान रखना है बस आपको कि ये कितने साल की उम्र को शामिल किया है इसमें, 23 साल की उम्र को। ठीक है, तो पीएम केयर्स फंड जो है उसमें ये बोला गया है कि 23 साल की उम्र के जब हो जाओगे आप, तो 18 साल की उम्र में आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा हो जाएगा, लेकिन आप उस पैसे को यूज नहीं कर पाओगे। वो पैसा आपको हैंडओवर कब होगा, जब आप 23 साल की उम्र के हो जाओगे। ठीक है, अब ये तो ठीक ही होगा, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा और वित्तीय सहायता, है ना। चलो आगे बढ़े।
मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत राज्य में कितने जिलों में चाइल्ड लाइन की सेवाएं उपलब्ध कराई गई है? कितने जिलों में चाइल्ड लाइन की सेवाएं उपलब्ध कराई गई है? ठीक है, 25 जिलों में। ठीक है, कितने जिलों में? 25 जिलों में। इसको याद कर लीजिएगा। चाइल्ड लाइन क्या है, नंबर क्या है चाइल्ड लाइन का? 1098। गुड। ठीक है, तो चाइल्ड लाइन की सेवा कितने जिलों में संचालित है? 25 जिलों में। ठीक है, 25 जिलों में। ठीक है, चलो देखो दूसरा, रेलवे चाइल्ड लाइन सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य के किन स्टेशनों में उपलब्ध कराई जा रही है? यह है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, पहला ऑप्शन है रायपुर बिलासपुर, दूसरा ऑप्शन है दुर्ग रायपुर, तीसरा ऑप्शन है बिलासपुर राजनांदगांव और चौथा है दुर्ग और राजनांदगांव। क्या है इसका सही आंसर? रायपुर और बिलासपुर। क्या है सही आंसर? रायपुर और बिलासपुर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? राज्य में संचालित विशेष पहल। ठीक है, मिशन वात्सल्य के अंतर्गत कल अपन बात कर रहे थे ना, क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम संचालित नहीं हो रहा है? ठीक है, आंचल संचालित नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो ये उम्मीद जो है वो किससे संबंधित है? शैक्षणिक या शिक्षा से संबंधित है। कल बताया था ना आप लोगों को ट्रिक। ठीक है, उजियारा किससे संबंधित है? हाँ, विधि से है, कानून से है। अगर कोई बच्चा है जो कानून, कोई ऐसी गलत काम कर दिया है जो कानूनी रूप से सही नहीं है, उसको नहीं करना था, तो उसके लिए उसको पुनर्वास के लिए जो कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? उजियार। ठीक है, उसके बाद उमंग किससे संबंधित है? पोषण से संबंधित है। ठीक है, चलिए पूर्व में संचालित कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हॉस्टल के लिए जो योजना चल रही है वो किस नाम से जानी जा रही है? सखी निवास। दो चीज है सखी निवास के नाम से, मतलब सखी के नाम से दो चीज हो रहा है। पहला क्या है? सखी वन स्टॉप सेंटर, है ना? सखी वन स्टॉप सेंटर का नाम सुने हो ना? और दूसरा क्या है? सखी निवास। सखी निवास का संबंध किससे? हॉस्टल से है कि भाई आप कहीं अगर बाहर में जॉब कर रहे हो तो सरकार बोलती है हमारी सुरक्षा में रहो, तो एक है मुफ्त है कि उसके लिए कुछ पे करना पड़ रहा है आपको? पे करना पड़ रहा है आपको, है ना? हाँ, ये है। देखो ये क्या है? उज्ज्वला गृह योजना के अंतर्गत अंशदान का प्रतिशत है केंद्र, राज्य और स्वैच्छिक संगठन के बीच। ठीक है, उज्ज्वला योजना क्या है? नहीं ठीक बोल रहे, नहीं ठीक बात है। क्या है देखो, उज्ज्वला योजना दो टाइप की है। एक तो वही जो आप बोल रहे हो गैस वाला, एक तो ये है उज्ज्वला गृह योजना। ठीक है, इसमें क्या होता है? बच्चों और महिलाओं दोनों के लिए। ठीक है, बच्चों और महिलाओं के साथ, ऐसे बच्चे और ऐसी महिलाएं जिनके साथ यौन शोषण जैसा कृत्य हो जाता है, ठीक है, उनको पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, मतलब उनको नॉर्मल लाइफ में वापस लाने के लिए ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार कर रही है क्या इसमें कुछ काम? नहीं, सरकार नहीं कर रही है इसमें। इसमें मेन प्लेयर कौन है? स्वैच्छिक संगठन। कौन है? स्वैच्छिक संगठन। सरकार उनको पैसा प्रोवाइड करा रही है। सरकार उनको क्या प्रोवाइड करा रही है? पैसा प्रोवाइड करा रही है। तो वही बोला है कि ये जो उज्ज्वला गृह योजना है, उज्ज्वला गृह योजना है, इस उज्ज्वला गृह योजना में वित्त पोषण का अनुपात क्या होगा? केंद्र, राज्य और स्वैच्छिक संगठनों के बीच। तो इसमें हमको याद रखना है बच्चों, इसमें वित्त पोषण अनुपात क्या होगा? 60 का, 30 का और 10 का। 60% हिस्सा कौन देगा? केंद्र सरकार। 30% हिस्सा कौन दे रहा है? राज्य सरकार। और 10% हिस्सा कौन दे रहा है? स्वैच्छिक संगठन दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ गया उज्ज्वला गृह योजना? ठीक है, उज्ज्वला गृह योजना का संचालन राज्य के कितने जिलों में संचालित हो रहा है? कितने जिलों में संचालित हो रहा है? 4 जिलों में। कितने जिलों में संचालित हो रहा है? 4 जिलों में। कौन कौन से 4 जिले? कल कौन कौन से 4 जिले? उज्ज्वला, इसको कल देख के आना,
कौन कौन से 4 जिले? ठीक है, ठीक है, देख क्या हो गए? ठीक है। आफ्टर केयर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, इसकी अधिकतम सीमा क्या है? मतलब किस उम्र के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं? आफ्टर केयर जो है उसमें किस उम्र के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं? 3 वर्ष से 21 वर्ष तक। ठीक है, 3 वर्ष से 21 वर्ष तक। बाल संरक्षण समिति, ठीक है, बाल संरक्षण समिति, ये बाल संरक्षण समिति याद है कि नहीं? क्या है बाल संरक्षण समिति? किस योजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है? बाल संरक्षण समिति का संबंध किस योजना से है? किससे? मिशन वात्सल्य से, है ना? तो मिशन वात्सल्य से संबंधित है, मतलब ये बच्चों के लिए ही कुछ कर रहे होंगे। मैं आप लोग को बताया था कि मिशन वात्सल्य को संचालित करने के लिए अपन राज्य स्तर पे, है ना, जिला स्तर पे और विकास खंड, अगर आप पंचायत में रहते हो तो पंचायत, अगर आप नगर निगम में रहते हो तो नगर निगम स्तर पे एक समिति का गठन किया जा रहा है। बताया था ना कल मिशन वात्सल्य में। तो ये वही है, ये क्या है? बाल संरक्षण समिति। तो आप जो, जैसे आप बिलासपुर नगर निगम में रहते हो तो बिलासपुर नगर निगम में क्या होगा? बाल संरक्षण समिति, जो क्या कर रही है? बच्चों के लिए काम कर रही है। ठीक है, जो बच्चों के लिए क्या कर रही है? काम कर रही है। याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है ना? तो अब इसमें प्रश्न ये पूछ रहा है, नगरीय निकाय स्तर पर बाल संरक्षण समिति का गठन कितने नगर निगमों में किया गया है? कितने नगर निगमों में किया है? कितने नगर निगम है इसमें? 13। कितने हैं? 13। कितने नगर निगम है छत्तीसगढ़ में? कितने नगर निगम है? ये हाँ, हर जिले में एक नगर निगम होगा। हर जिले में एक नगर निगम होगा। क्या पूछिए? अगर ऐसा है तो 33 होंगे। कल देख क्या ना कितने नगर निगम है कल। नहीं, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, ठीक है। पंचायती राज तो पढ़े ही होगे। ठीक है, पंचायती राज और नगरीय निकाय पढ़ते हैं ना अपन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक एक। तो अरे बस कर भाई, सुसाइड करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग का काम क्या होगा? क्यों बनाया गया होगा? राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना कब की गई है? 21 जनवरी 1992। कब स्थापना की गई है? 21 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है? अच्छा, एक चीज बताओ, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, वित्त आयोग, ये सब नाम सुने हो कि नहीं पहले? CAG, है ना? तो अगर एक प्रश्न ऐसे आया कि ये कौन सा निकाय, राष्ट्रीय महिला आयोग वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, अर्ध न्यायिक निकाय है या न्यायिक निकाय है? ये सबका अंतर पता है कि नहीं आप लोग को? संवैधानिक संस्था क्या होती है? वैधानिक, देखो इसमें एक लाइन लिखवाया हूँ मैं, पता नहीं वो लिखा है कि नहीं। हाँ, ये देखो, प्रकृति क्या है इसकी? वैधानिक है, और ये क्या है? सलाहकारी है। पर वैधानिक तो ठीक है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कौन सी संस्था वैधानिक है और कौन सी संस्था संवैधानिक है, कौन सी संस्था अर्ध न्यायिक है, कौन सी संस्था न्यायिक है? भाई ये पता तो रहना चाहिए ना। देखो, मैं क्या क्या बोला? पहला मैं बोला संवैधानिक संस्था। ठीक है, तो पहला देखते हैं, संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय किसको बोलोगे? चुनाव आयोग काम कर रहा है आपके देश में, चुनाव आयोग काम कर रहा है ना? चुनाव आयोग का जिक्र संविधान में है कि नहीं? है ना? तो वो कैसी संस्था होगी? संवैधानिक संस्था। ऐसी संस्था जिनकी शक्तियों का स्रोत संविधान है, वो कैसी संस्था होगी? संवैधानिक संस्था। अनुसूचित जाति आयोग कैसी संस्था है?
संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 338, ठीक है। अनुसूचित जनजाति आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 338A, ठीक है। उसके बाद एक आता है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अभी जो बना है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया ना, ओबीसी आयोग का, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 338B और आर्टिकल 340, ठीक है। 340 और 338B उसको रेगुलेट करता है। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे चुनाव आयोग हो गया, चुनाव आयोग का जिक्र आपको संविधान में मिल जाएगा, तो वो कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है, ठीक है। दूसरा, ये जो बहुत सारे आयोग है, जैसे महिलाओं के लिए एक आयोग है, ठीक है, तो महिलाओं के लिए आयोग है वो तो ठीक है। उसके बाद जो अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयोग है, तो महिलाओं के लिए जो आयोग का गठन किया है, उसमें संविधान निर्माताओं को नहीं पता था ना कि यहाँ इतना घिनाई हो जाएगा कि आयोग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम महिला आयोग का जिक्र संविधान में हमको नहीं मिलता, ठीक है। एक होता है पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक आयोग, एक क्या है? अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक आयोग का जिक्र संविधान में है क्या? नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक आयोग होगा क्या? नहीं। लेकिन अनुसूचित जाति आयोग का जिक्र कहाँ है? संविधान में है। अनुसूचित जनजाति आयोग का जिक्र कहाँ है? संविधान में है। ओबीसी का जिक्र किस में है? संविधान में है, ठीक है। तो ये कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। मतलब कि हर वो संस्था जिनकी शक्तियों का स्रोत क्या है? संविधान है, वो कैसी संस्था होगी? संवैधानिक संस्था। वो कैसी संस्था होगी? संवैधानिक संस्था। और हर वो संस्था जिनकी शक्तियों जो संविधान में उल्लिखित नहीं है, लेकिन उसको जरूरत के हिसाब से बनाया गया है, उनकी जरूरत का एहसास हुआ हमें कि भाई इस संस्था की जरूरत है हमको, और फिर उसका गठन क्या किया गया, तो वो संस्था क्या होगी? वैधानिक संस्था होगी। वैधानिक संस्था मतलब संसद में कानून ला के बनाई गई संस्था, ठीक है। संसद में कानून के माध्यम से बनाई गई संस्था। तो हमको ऐसा लगा कि महिलाओं के लिए जरूरत है आयोग की, जिसका काम क्या हो? सिर्फ महिलाओं पर कॉन्सेंट्रेट करे हो, ठीक है। धीरे से 5-10 साल में पुरुषों के लिए भी एक आयोग की जरूरत होगी, तो वो काम क्या करेगी? राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनेगा। तो वो क्या होगा? सिर्फ पुरुष के लिए डेडिकेटेड होगा। वैसी बच्चों के लिए है, वैसी राज्य महिला आयोग है ना, यही है ना। तो ये क्या हो गई? वैधानिक आयोग हो गए। दूसरा, अब इसमें एक मैं आपको क्या बोला था, एक तो संवैधानिक बताया था, एक हो गया वैधानिक संस्था हो गई। ये दोनों समझ गए, है ना। जिसका संविधान में जिक्र है वो क्या हो गया? संवैधानिक। और जिसका संविधान में तो उल्लेख नहीं है, पर वो संसद में कानून के माध्यम से, जो अपन देखते हैं ना, बिल आता है, फिर वो लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति से अनुमोदन मिलता है, फिर वो एक्ट का रूप लेता है। किसका रूप लेता है? एक्ट का रूप लेता है। तो वो जो एक्ट बनता है वो क्या होता है? अधिनियम पास हो जाता है, ठीक है। विधेयक, अपन बिल को क्या बोलते हैं? विधेयक बोलते हैं। और जब वो पूरी मशीन में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से होकर गुजरता है, फिर वो क्या बन जाता है? अधिनियम, एक्ट। फिर वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो ये जो अधिनियम संसद के माध्यम से पास होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? वैधानिक संस्था। क्या बोलते हैं उसको? वैधानिक संस्था। ऐसी वैधानिक संस्था जिसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है, ठीक है, जिसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है, वो कैसी संस्था कहलाती है? वैधानिक संस्था, ठीक है। अब एक होता है न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था। अब ये क्या होता है? न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था में क्या अंतर है? न्यायिक संस्था किसको बोलोगे? जिनका काम क्या है? न्याय देना। जिनका काम क्या है? न्याय देना। तो अगर मैं न्यायिक संस्था की बात करूं, न्यायिक संस्था की बात करूं, तो हो जाएगी हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। अगर मैं अर्ध न्यायिक संस्था की बात करूं, अर्ध न्यायिक संस्था का काम क्या रहता है? किसी विशेष मामले में निर्णय देना। क्या मैं बोल रहा हूं? किसी विशेष न्यायालय मामले में निर्णय लेना। जैसे सेबी का नाम सुने हो? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो आप शेयर लगाते हो ना, SIP लेते हो, ठीक है, किसी अडानी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो, अभी जोमेटो का नीचे गिर गया तो उसमें अभी खरीद लोगे 1000 शेयर,
ठीक है, ये उम्मीद से कि निकट भविष्य में उस शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक सेबी करके संस्था है, ठीक है। सेबी का क्या काम है कि वित्तीय मामलों में निर्णय देना, ठीक है, वित्तीय मामलों में निर्णय देना। तो अब वो क्या करेगी, अब अगर मैं वहां चोरी करके कोई सेबी के ऑफिस में ले गया, सर ये थोड़ा चोरी करके आया है, तो बोलेगा भाई मेरा वित्तीय मामला है, तो ये बोलेगा मेरा भी तो, इसका भी तो वित्तीय है सर, चोरी तो किया है, अरे भाई ये नहीं, ठीक है। तो इनका एरिया क्या रहता है, डिसाइडेड है, इनका एरिया क्या रहता है, डिसाइडेड रहता है। न्यायिक आयोग जो रहते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, इसमें एरिया डिसाइडेड है क्या इनका, नहीं, ये बहुत व्यापक दायरे में काम करते हैं। निर्णय कोई भी हो, सही या गलत कौन बताएगा, हम, तो वो क्या हो गया, न्यायिक आयोग, वो क्या हो गया, न्यायिक आयोग, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट जैसी संस्थाएं हो गई, ठीक है। लेकिन अर्ध न्यायिक संस्था, जैसे देखो, जैसे इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से देखो कि राष्ट्रपति के महाभियोग देखे हो, इम्पीचमेंट आता है राष्ट्रपति के लिए, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है ना, या पता है ना सबको, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो एक फेमस क्वेश्चन है इसमें महाभियोग का कि राष्ट्रपति के लिए चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का संबंध किस प्रकार की निर्णय से है, न्यायिक प्रक्रिया है ये, कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कि संसदीय प्रक्रिया है, क्या है ये, न्यायिक, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। सुप्रीम न्यायालय, संसद में बहुत सारे निर्णय होते हैं, उसको आप जुडिशरी में क्लेम कर सकते हो। जैसे आपकी सदस्यता, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई ना, हुई ना रद्द, कौन किया, राष्ट्रपति की है ना, किसकी सिफारिश से की है, चुनाव आयोग की सिफारिश से की है ना, ठीक है। आर्टिकल 103, आर्टिकल 103 क्या बोलता है, चुनाव आयोग की सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों की सदस्यता को रद्द किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति की वैधानिक शक्तियों से संबंधित है ये, ठीक है। तो यहाँ राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई, उसको वो कहाँ क्लेम किए, न्यायालय में। अभी सुप्रीम कोर्ट जाएगा ना, आज ही के पेपर में दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा न्याय। हाई कोर्ट में क्लेम किए थे, हाई कोर्ट बोली ठीक तो किया भाई, है ना, किसी को गाली थोड़ी नहीं देते फिरोगे आप। अब ये कहाँ क्लेम किए हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट में। किसको कहाँ क्लेम किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो अब हमको ये समझना है कि महाभियोग की प्रक्रिया को अर्धन्यायिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां ये क्या कर रही है, स्पेसिफिक उसी चीज के लिए निर्णय दे रही है। इंपीचमेंट के का प्रोसेस को आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप राष्ट्रपति हो और आपके लिए महाभियोग लाया गया और पूरा लोकसभा में पूर्ण विशेष बहुमत से, राज्यसभा में विशेष बहुमत से पास हुआ, तो आप उसको न्यायालय में क्लेम कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। मतलब न्यायालय यहां आपको अधिकार दे दिया किसी विशेष मामले में निर्णय देने का। तो ये कैसी प्रक्रिया हो गई, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। जैसे मैं आपको बताया ना, सेबी, सेबी क्या हो गई, अर्ध न्यायिक संस्था है। वो कैसी संस्था है, अर्ध न्यायिक संस्था है। सेबी संवैधानिक संस्था है कि वैधानिक संस्था है, ट्राई तो करो एक एक। क्या लगता है मैम, कैसी होगी, टाइम पास हो जा रहा है यार पूरा, जल्दी बताओ। वैधानिक संस्था होगी ना। सेबी का जिक्र कहाँ है संविधान में, संविधान इसका तो जिक्र है नहीं, ठीक है। 1950 में संविधान बना है, ठीक है, और सेबी कब बनी है, 1992 में, है ना। तो उसका जिक्र तो नहीं है सेबी का। तो सेबी कैसी संस्था होगी, वैधानिक, ठीक है। लेकिन वो गैर न्यायिक होगी कि न्यायिक, अर्ध न्यायिक होगी कि न्यायिक, अर्ध न्यायिक, ठीक है। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि संवैधानिक संस्था और वैधानिक संस्था दोनों न्यायिक और अर्ध न्यायिक हो सकती है, न्यायिक भी हो सकती है और अर्ध न्यायिक भी हो सकती है, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है ना संविधान में, आर्टिकल 124, ठीक है। तो वो संवैधानिक संस्था है ना, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या है, वो क्या है, साथ साथ न्यायिक संस्था है, ठीक है। हेलो, ये क्लास में था, 10 मिनट कॉल कर, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो अब अपने को यहां तक तो ये समझ में आ गया कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है, वैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है,
वैधानिक संस्था है। इससे पहले अपन इसके कुछ कुछ उद्देश्य हैं उसको देख लेते हैं। वैसे तो आपको जनरली पूरे उद्देश्य पता होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लो, अब इतना टाइम पास हो ही गया तो, है ना। महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करना, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या करता है? संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करता है। समीक्षा करने के बाद वो क्या करता है? सरकार को सलाह देता है, ठीक है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप अगर YouTube में वीडियो देखोगे तो आप देखोगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष और जो सदस्य लोग रहते हैं वो बड़े बड़े IAS ऑफिसर लोग को ऐसा चमकाते हैं जैसे वो लोग बाबू पटवारी हों, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है। ये सारी शक्तियाँ क्यों है? एक तो वैधानिक संस्था है ये, ठीक है, वैधानिक संस्था है। दूसरा ये क्या करती है? सलाह देती है कि महिलाओं के लिए और क्या क्या काम किया जा सकता है। इसीलिए बोला गया है इसको कि एक वैधानिक संस्था है और कैसी संस्था है? सलाहकारी संस्था है, ठीक है। दोनों को याद रखना है अपने को। सुधारात्मक वैधानिक उपायों की अनुशंसा करती है। अगर कोई काम किए जा रहे हैं महिलाओं के लिए, ठीक है, तो वो सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस कौन करेगा? राष्ट्रीय महिला आयोग। दूसरा चीज़ ये है, हर किस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार रहता है इनको, ठीक है। अगर महिलाओं को आप अरेस्ट किए हो, अगर महिला को आप अरेस्ट किए हो तो अरेस्ट करने के समय पूरी नियम कायदे को फॉलो किए हो कि नहीं, इस बात के से लेके अगर कोई महिला है उसको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पा रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहा है, तक सारे चीज़ों पर राष्ट्रीय महिला आयोग क्या कर सकती है? हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करना, ठीक है। मतलब वही है कि कोई भी मैटर हो, कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत अगर आपके पास पहुंची है कि गिरफ्तार कर रही है, न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है, राष्ट्रीय महिला आयोग का ये अधिकार है कि वो कहाँ चली जाएगी? पुलिस से पूछ सकती है कि किस खुशी में आप न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की हो महिला को, ठीक है। उसके बाद उस महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत तथ्यों पर सरकार को सलाह देना, ठीक है। समझ रहे ना? पहला क्या हो गया? सलाह देना, समीक्षा करना, और क्या देना? सुविधा प्रदान करना, शिकायतों का निवारण करना। बस यही बताना था आप लोग को, ठीक है। इसमें देखते हैं, देखो राष्ट्रीय महिला आयोग को पढ़ने का 2-3 तरीका है, ठीक है। मैं क्या किया हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है चुपचाप उसको लाया हूँ और वो कर दिया। वो उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, वो लंबा चौड़ा पढ़ के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार का प्रश्न जिस टॉपिक से उठ सकता है उसको वैसा पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखो, पहला तो स्थापना कब हुआ? 21 जनवरी 1992। कब हुई स्थापना? 21 जनवरी 1992 को हुई, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है। इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों? देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 संसद में पास हुआ। कब हुआ? 1990 को ये एक्ट पास किया गया और उस एक्ट में धारा 3 है। धारा 3 में ये बोला गया है कि एक राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी, जो क्या करेगी? इस पूरे काम को संचालित करेगी, ठीक है। तो अगर पूछे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से हुई, तो किसके माध्यम से हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। किसकी सहायता से हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, ठीक है। किस धारा के अंतर्गत हुई? तो धारा 3 के अंतर्गत हुई, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अब आपको ये तो पता है ना इसकी प्रकृति क्या है? वैधानिक है और कैसी है? सलाहकारी। दोनों चीज समझ में आ गया ना, ठीक है। इसकी संरचना देख लो, पहला तो एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, और 5 इसके सदस्य होंगे और एक क्या होगा? सचिव होगा। 2-3 पॉइंट को ध्यान रखना। अगर इसमें यह बोला कि कितने सदस्य होते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग में, कितने सदस्य होते हैं, तो कितने सदस्य होते हैं? 6। मेरा कहने का मतलब है टोटल मेंबर कितने होते हैं? 6। उसमें से एक क्या होगा? अध्यक्ष होगा और एक क्या होगा? 5 क्या होंगे? सदस्य होंगे। सचिव को इसमें शामिल नहीं करोगे। सचिव कौन होता है? कोई एक IAS ऑफिसर होगा, ठीक है। किसी IAS ऑफिसर को राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या बनाओगे आप? सचिव बनाओगे। तो राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल कितने मेंबर होते हैं?
6 मेंबर, जिसमें से एक क्या होगा और बाकी 5 क्या हो गए, सदस्य होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक ठीक है ना। देखो अब इसमें क्या बोल रहे हैं, योग्यता। अध्यक्ष तो महिलाओं के हित के लिए, अच्छा ठीक है। योग्यता में अपन देखते हैं कि एक तो सदस्य की योग्यता होगी और एक तो किसकी होगी, अध्यक्ष की। तो ये तो नॉर्मल है, हितों के लिए समर्पित हो, ठीक है। वो जो पॉलिटिकल पार्टी के का नेता का ज़्यादा करीबी होगा वही क्या होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद सदस्य क्या क्या बोला है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 5 सदस्य होंगे ना, 5 सदस्य होंगे ना, 5 में से 2 सदस्य जो रहेंगे ना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिए। क्या होगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय से होने चाहिए। ठीक है, 2 सदस्य, मतलब 5 में से 2 सदस्य किससे होंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय से होंगे। 3 सदस्य कौन हो सकते हैं, विधि जानकार हो सकते हैं, महिला कल्याण हेतु समर्पित हो सकते हैं। ठीक है, तो सदस्यों के लिए जो वो है 5 जो सदस्य रहेंगे उसमें से 2 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए। क्या नहीं, दोनों का एक एक होना चाहिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि 5 सदस्य है ना, उसमें से एक SC कैटेगरी का होगा और एक ST कैटेगरी का, बस। ठीक है, बाकी 3 आप कोई भी रख सकते हो। ठीक है, अब ये सचिव जो होगा वो विशेषज्ञ होगा। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट मेरे को जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लगा कि जो अध्यक्ष और सदस्य कर्मचारी जो रहेंगे लोक सेवक कहलाएंगे। कौन कहलाएगा, लोक सेवक। मतलब देखो, लोक सेवक हम किसको मानते हैं, IAS ऑफिसर लोग को, है ना। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग के जो 6 सदस्य हैं ना, 6 सदस्य, वो 6 सदस्य क्या कहलाएंगे, लोक सेवक कहलाएंगे। ठीक है, वो 6 सदस्य क्या कहलाएंगे, लोक सेवक। तो इस चीज को अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि जो 6 सदस्य हैं वो क्या होंगे, हमारे लोक सेवक होंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो कार्यकाल क्या होगा, 3 साल। 3 साल का एक कार्यकाल रहता है इन लोग का। ठीक है, अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा। देखो इसमें कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है कि ज़्यादातर नियुक्तियां कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें स्पष्ट बोला गया है कि त्याग पत्र किसको दोगे आप, केंद्र सरकार को। आपको नियुक्ति भी कौन देगा, केंद्र सरकार। नियुक्ति भी कौन देगा, केंद्र सरकार। सिंपल, ये सरकार का ही ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है इसको। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग में नियुक्ति देने का अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का है। ठीक है, हटाने का अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये नहीं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। ठीक है, हटाओगे कैसे, अगर भैया आप 3 अधिवेशन में गायब हो, राष्ट्रीय महिला आयोग के 3 अधिवेशन हो गए हैं और आप तीनों अधिवेशन में आपका पता ही नहीं है कहाँ हो आप, तो आपको केंद्र सरकार बोलेगी, ठीक, क्या बोलेगी आपको पता है। ठीक है, केंद्र सरकार को सरकार यह रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करे। देखो क्या है, पहले तो अपन देखना है राष्ट्रीय महिला आयोग क्या करती है, हर 1 साल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, हर 1 साल में क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और ये रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगी, केंद्र सरकार को। ठीक है, और केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को कहां प्रस्तुत करेगी, संसद में। ये जो तीनों चीज बताऊं, तीनों चीज प्रश्न के रूप में आपके सामने आ सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगी, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार उस रिपोर्ट को कहां प्रस्तुत करेगी, संसद में, और संसद में इसका क्या होगा, पाठन होगा। संसद में इसको पढ़ के महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। समझ गए ना प्रोसेस। ठीक है, वही बोल रहा है कि रिपोर्ट को सरकार, यह रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करेगी। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग को किसकी शक्तियां प्राप्त होती है, दीवानी न्यायालय की। दीवानी न्यायालय क्या होता है, 2 है, फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय। क्या होता है फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय, चल
अरे गए, किसी को 2 झापड़ मार दिए, कैसे फ़ोन किया था रे 12 बजे ऐसा करके 2 झापड़ मार दिए, उसका यहाँ कट गया, वो जाके FIR कर दिया, ये क्या हो गया? फौजदारी। ये क्या हो गया? फौजदारी। एक होता है दीवानी, ठीक है। तो महिलाओं से संबंधित दीवानी मामले आप कहाँ ले जा सकते हो? राष्ट्रीय महिला आयोग। कहाँ ले जा सकते हो? राष्ट्रीय महिला आयोग ले जा सकते। कुछ नहीं याद रखना है, सीट पे याद रखना है कि दीवानी मामले जो रहते हैं ना वो कहाँ जाते हैं? राष्ट्रीय। अरे महिलाओं को दीवानी से याद रख लेना है, ठीक है। बस ये सिंपल फंडा यही है, ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग के? रेखा शर्मा, ठीक है। कुछ पॉइंट ये है कि सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाली महिला कौन है? गिरिजा व्यास। कौन है? गिरिजा व्यास। देखो इनको 2 टर्म का मिला था, 3 साल का रहता है। सबसे कम किसका रहेगा? सबसे कम का सवाल ही नहीं है, 3 साल का टेन्योर है, ठीक है। 3 साल का टेन्योर है। नॉर्मली हर जो जिनका अपॉइंट हुए हैं वो 3 साल का टेन्योर पूरा किए हैं इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग में, ठीक है। लेकिन 3 साल से ज्यादा टेन्योर का किसी को मिला है? हाँ मिला है भाई। किसको मिला है? गिरिजा व्यास को, ठीक है। तो ये 2 टेन्योर के लिए क्या बनी थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक, ठीक है। पहली महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। 92 से लेकर 1995 तक, 92 से लेकर 1995 तक, ठीक है। समझ में आया? ये उद्देश्य तो देख लिए थे। देखो एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी। स्थापना कब हुई? जल्दी बोलते जाओ मेरे साथ। 21 जनवरी 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किसके तहत की गई है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत, ठीक है। अब ये इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। कैसी संस्था है ये? वैधानिक संस्था है, ठीक है। और ये क्या करती है? सलाह देती है, ठीक है। टोटल कितने मेंबर होंगे इसमें? 6, जिसमें से 1 क्या होंगे? अध्यक्ष, और 5 क्या होंगे? सदस्य। ये जो 6 सदस्य हैं वो क्या कहलाएंगे? लोक सेवक। क्या कहलाएंगे? लोक सेवक। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उनको किसका अधिकार प्राप्त है? दीवानी न्यायालय का अधिकार प्राप्त है। किसका अधिकार प्राप्त है? दीवानी न्यायालय का। कार्यकाल कितने सालों का रहता है? 3 सालों का रहता है, ठीक है। त्याग पत्र किसको देते हैं? अपॉइंट कौन करता है? केंद्र सरकार, ठीक है। और हटाता कौन है? केंद्र सरकार। क्यों हटाएगा भाई? 3 अधिवेशन में। देखो हटाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक कारण नहीं है, लेकिन उसमें से एक कारण यह भी है कि 3 अधिवेशन में अगर आप नहीं आए तो आपको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है, ठीक है। समझ रहे हो ना? अब राष्ट्रीय महिला आयोग रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को, संसद को नहीं, केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगी। और केंद्र सरकार वो रिपोर्ट को कहां भेजेगी? संसद। संसद में क्या होगा? उसका पाठन होगा, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है। कुछ क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित, उसको सॉल्व करते हैं, फिर टाटा बाय बाय। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन इनमें से किस रीति के तहत किया गया था? ठीक है, पहला क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का रहता है? राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य की नियुक्ति त्यागपत्र, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन है ना, अच्छा है ना। संसद, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार, वित्त आयोग, ठीक है। तो कौन करेगा? राष्ट्रीय महिला आयोग के संरचना में शामिल है अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष,